बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको समझने के लिए कुछ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ पहली चीज़ों के हवाले से दे दूँ, वो टर्म्स जो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज़ होनी है। तो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। उस बॉडी का मास कितना है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोमेंटम इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। ए सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ बॉडीज़ होता है एक कुछ सर्टेन बाउंड्रीज़ के अंदर, मतलब एक स्पेसिफिक बाउंड्री में जो ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी। सिस्टम का आपको पहले बताया कि सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है सर्टेन बाउंड्रीज़ के अंदर। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, यानी कि वो बाहर के सिस्टम से आइसोलेट हुआ हुआ हो। इफ़ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है उस सिस्टम पे, एक्सटर्नल कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो क्या होगा कि जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का, कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फेयर्स ऑफ masses m1 एंड m2। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, एक का mass m1 है और दूसरे का mass m2 है। जो mass m1 है, ये दोनों मैसेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और जो mass m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है और mass m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है। और एक बात याद रखनी है कि जो mass m1 है उस वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा है। स्फेयर ऑफ मास m1 अप्रोचेज द स्फेयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। जब ये दोनों एक ही लाइन में मूव करेंगे तो m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, m2 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद की सिचुएशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल इस सिचुएशन को देखते हुए इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इक्वल टू m1 u1। जो इनिशियल मोमेंटम होगा मास m1 के लिए वो क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। मोमेंटम किस चीज़ की इक्वल था, p इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी। मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल टू m2 u2 हो जाएगा। m2 के लिए जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो m2 u2 हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, यानी कि इन दोनों के टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 के। आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। कुछ टाइम के बाद जो मास m1 है वो m2 को हिट करेगा कुछ फोर्स से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब m1 m2 तक को हिट करेगा एक फोर्स से, तो m2 भी रिएक्शन के तौर पर m1 को अपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा, यानी कि रिएक्शन करेगा। लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं, m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इक्वल टू m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल टू m2 v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये बिफोर कोलिजन है,
वही डायग्राम जो पिछली स्लाइड में मौजूद थी। मास m1 उसका वेलोसिटी u1 थी, m2 उसकी वेलोसिटी u2 थी। ड्यूरिंग कोलिजन ये प्रोसेस हुआ कि इसने फोर्स लगाई इस पे, m1 ने फोर्स एक्सर्ट की m2 पे, तो m2 भी m1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके नतीजे में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आफ्टर कोलिजन ये क्या करेंगे, m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो टोटल फाइनल मोमेंटम हमने देख लिया, वो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हम इसमें जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज़ थी वो पुट कर देंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। Equation shows that the momentum of an isolated system before and after collision remains same, which is the law of conservation of momentum। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो सेम रहते हैं। वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, यानी कि टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम दिया जाता है। तो अब हम एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है गन एंड बुलेट सिस्टम की। Consider a system of gun and a bullet. Before firing the gun, both the gun and the bullet are at rest, so the total momentum of the system is zero। हमने कंसिडर किया एक गन और बुलेट का सिस्टम। जब बुलेट को फायर नहीं किया गया तो तब गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, यानी कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, ज़ीरो होगा। As the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires momentum। जो ही हम फायर करते हैं तो बुलेट क्या करेगी, मूव करेगी, शूट करेगी बहुत हाई स्पीड से। तो क्या करेगी, गन जो बुलेट थी वो एक मोमेंटम एक्वायर करेगी, यानी कि वो जब शूट करेगी तो जाहिर सी बात है उसका मैस भी है, तो उसके साथ मोमेंटम एसोसिएट होगा। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर्स। अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, यानी कि इस बुलेट के मूव करने से जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ उसको कंजर्व करने के लिए गन क्या करेगी, रिक्वायल करेगी, बैक की तरफ झटका लगेगा, यानी कि गन आगे की तरफ मूव करेगी तो बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी तो गन पीछे की तरफ मूव करेगी। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will also be zero after the gun is fired। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का वो फायर करने के बाद भी ज़ीरो ही रहेगा। फायर करने से पहले जब मोमेंटम ज़ीरो था तो फायर करने के बाद भी ज़ीरो ही रहेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम को अगर हम इक्वल करें तो ये कैसे आ जाएगा, इक्वेशन की मदद से हम इसको देखेंगे। लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑन फायरिंग द गन। m बुलेट का मास है स्मॉल m और v स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है फायरिंग जब गन को फायर किया। तो m बी द मास ऑफ द गन, कैपिटल M गन का मास है और कैपिटल V वेलोसिटी है गन की जब वो रिकॉइल करेगी। Thus the total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired will be किसकी इक्वल हो जाएगी, mv प्लस mv। गन को फायर करने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो ज़ीरो था और गन को फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम आया वो mv प्लस mv है, गन का मोमेंटम एंड बुलेट का मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired equal to total momentum of the gun and the bullet before the gun is fired। तो mv प्लस mv इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है mv इक्वल आ जाएगा माइनस mv के, और यहाँ से हम जो गन की रिकॉइल करने की वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं, v इक्वल टू माइनस m ओवर m इंटू वी आ जाएगा। जहाँ पे माइनस साइन ये शो करता है कि जो गन है वो रिकॉइल होगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में v मूव करेगी। तो ये v क्या देगी हमें, वेलोसिटी ऑफ द गन देगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज द गन रिक्वायर्ड।
Since mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet. अब जो mass है गन का वो काफ़ी ज़्यादा है बुलेट की निस्बत, जिसकी वजह से जो रिकॉयल है गन का वो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बुलेट की निस्बत बहुत कम होती है। इसके बाद जो रॉकेट एंड जेट इंजन्स होते हैं उसका सिस्टम देखते हैं, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, कि जो बर्निंग फ्यूल्स होता है या हॉट गैसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से नीचे की तरफ निकलती हैं और उनका मोमेंटम भी काफ़ी हाई होगा, जैसे बुलेट का मोमेंटम था। द मशीन गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दिस अनेबल्स देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। तो वो जो मशीन है वो क्या करती है, जब गैसेस का मोमेंटम है तो डेफिनेटली उस जो मशीन है उसका भी मोमेंटम होगा और दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा। तो गैसेस हाई स्पीड से हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी, तो उस वजह से जो ये सिस्टम है यानी कि जो मशीन है या जो रॉकेट है वो क्या करता है, उसी मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से यानी कि काफ़ी हाई वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी गैसेस डाउनवर्ड मूव करेंगी तो जो ये रॉकेट या जेट इंजन है वो भी हाई वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करेगा। अब उसके बाद एयर फिल्ड बैलून सिस्टम है। Consider the examples of an air-filled balloon as described under the third law of motion. अब हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल जो कि एयर फिल्ड बैलून की है, एक ऐसा बैलून जिसमें एयर मौजूद हो। ये एग्जांपल हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं। इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। जो बैलून है और इसके अंदर जो एयर मौजूद है वो एक सिस्टम बना लेते हैं। अगर हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें, before releasing the balloon the system was at rest and hence the initial momentum of the system was zero। यानी कि बैलून को छोड़ने से पहले क्या है कि इनिशियल मोमेंटम बैलून और एयर का ज़ीरो है। As soon as the balloon is set free, जब बैलून को हम छोड़ते हैं, एयर escapes out of it with some velocity, उसमें से एयर बाहर आती है कुछ वेलोसिटी के साथ। The air coming out of it possesses momentum। जो एयर बाहर आएगी वो क्या करेगी, मोमेंटम पोजेस करेगी, यानी कि उसके साथ मोमेंटम एसोसिएट कर रहा होगा। टू कंजर्व मोमेंटम द बैलून मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बैलून है वो जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो बैलून मूव करेगा। यानी कि एयर अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जो बैलून है वो अपवर्ड मूव करेगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने एग्जांपल्स की मदद से देखा कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, या बिफोर फायरिंग द गन एंड आफ्टर फायरिंग द गन, या बिफोर जो एयरफील्ड बैलून था उसके एग्जांपल को हमने देखा, वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सक्सेसफुल रहा। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या करता है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मज़ीद कोई भी लेक्चर देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।